फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे आपका 17 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी ग्रुप डी का, उसमें साइंस के क्वेश्चंस को। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, यही सटीक क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जब आपके जो दूसरे बच्चे हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं तो आपने भी दूसरों की हेल्प करनी है। जब भी आपका एग्ज़ाम हो, आप नीचे डेट भेजें कमेंट बॉक्स में और आप बताएं कि आपका एग्ज़ाम कब है और आपने भी क्वेश्चंस भेजने। बहुत जल्द आपको नीचे कमेंट में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, ये मैं सेपरेट आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगी सेपरेट वीडियो में। उसमें आपने सारे क्वेश्चंस को अपने भेजने हैं जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आप शेयर करेंगे। नीचे आपको एक लिंक दिख रहा है, वहाँ पर माही बायोलॉजी क्लासेस पर आप जाइए। अब देखिए, जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका एग्ज़ाम हो गया है। अब जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए पेपर के एनालिसिस के आधार पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना ना भूलें। ठीक है, चलिए भी शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर? निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है? तो मैंने आपको बोला था आप 30 से लेकर फर्स्ट से लेकर 30 तक तो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो उन क्वेश्चन को करे बिना नहीं जाना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम नियॉन को देखें तो नियॉन एक नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। फिर हम उसके बाद आते हैं फास्फोरस पर। फास्फोरस आपका सिलिकॉन के बाद आता है, सिलिकॉन का 14 और फास्फोरस का कितना होगा? 15। उसके जस्ट बाद आपका आता है सल्फर 16 और यहाँ पर जो आर्सेनिक है उसका 33। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है? आर्सेनिक का है। तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? निम्नलिखित में से कौन एक अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? देखिए, क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा गया था और आपको 4 ऑप्शन उसमें दिए गए। तो देखिए, मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। यहाँ पर एग्जैक्ट किसी को उसके ऑप्शन नहीं याद है। अगर आपको याद हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिए। देखिए, जनन जो होता है, जनन सबसे पहले है क्या? जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसी संतति को उत्पन्न करता है, मतलब अपने नॉर्मल भाषा में बोले अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है। ये क्या है? जीवन का अस्तित्व बनाए रखता है। कैसे? क्या? देखिए, आज भी आप मनुष्य आपके उपस्थित हैं और हजारों वर्ष पहले भी थे। तो क्या है, वो हजारों वर्ष पहले जो मनुष्य था वो आज तो जीवित नहीं है, लेकिन जनन जो क्रिया है वो क्रिया किसी भी जीव की जाति को सतत बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जनन अब देखिए 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक में आपने ये ध्यान रखना है 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 जनक इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप देखें, हम जो मानव होते हैं वो लैंगिक जनन करते हैं जिसमें माता और पिता 2 अलग अलग जनक इन्वॉल्व है। लेकिन अलैंगिक जनन जो होता है उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आप देखें, एक आपका जीव होता है हाइड्रा। हाइड्रा क्या करता है? मानिए ये हाइड्रा की बॉडी है, तो यहाँ पर एक बड जैसी छोटी संरचना बन जाती है। ये संरचना थोड़ा सा मिच्योर होकर अलग हो जाती है और एक नया जीव बना लेती है। तो अब बताइए ये कैसा जनन हुआ? ये हुआ आपका अलैंगिक जनन। इसी तरीके से आपको एक दे रखा था विखंडन। विखंडन में क्या होगा? ये कोई बॉडी है, ये टूटी, या तो आप देखिए द्वि विखंडन होगा, ये बहुत सारे हिस्सों में टूट जाएगा। तो ये भी क्या है? अलैंगिक जनन है। एक होता है पुनर्भवन, पुरुद्भवन, तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन। मतलब इससे क्या होता है, इसमें जो जीव होते हैं प्लानेरिया में भी देखा जाता है, ये हाइड्रा में भी देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो जीव है आप इसको कितने भी छोटे छोटे भाग में तोड़ दीजिए, हर छोटा भाग क्या है? आपका नया जीव में बन जाएगा। ठीक है, और अलैंगिक जनन के बारे में आपने एक बात और याद रखनी है, जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है। अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसी होती हैं, इसलिए उसमें मतलब जेनेटिकली भी उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होती है। लेकिन लैंगिक जनन जो है वो विभिन्नताएं लेके आता है, इसलिए प्रकृति लैंगिक जनन को ज़्यादा आगे बढ़ाती है, लेके आती है। नेचर ने उसको चुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when the slacked lime is reacted with chlorine the main product will be। अब देखिए, समझिए, बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराने पर उत्पाद बनेगा बुझा हुआ चूना। देखिए, CaO को आप बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड।
अब ये क्या करता है, आपकी बात की क्लोरीन से कराने पे बुझे हुए चूने की बात करिए, जब बुझे हुए चूने को वाटर से आप ट्रीट करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसे ही आप क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। आप समझिए बुझे हुए चूने की जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये जब आपका क्लोरीन से क्रिया करता है आपका, तो ये आपका बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिसको आप विरंजक चूर्ण बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रिया है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एडिंग iodine solution on a cut potato turn it dark blue in color. Why is this so? कटे हुए आलू पर आयोडीन का घोल डालने से उसका रंग गहरा नीला हो जाता है, ऐसा क्यों है? तो देखिए समझिए, यहाँ पर आपको एक टेस्ट ट्यूब का डायग्राम दे रखा था आपके एग्जाम में, और वहाँ पर आपको आयोडीन ऐड करते हुए दिखा रहा था और नीचे आप कलर चेंज होते, तो समझिए आयोडीन आप चेक करते हैं स्टार्च की उपस्थिति के लिए आयोडीन डाला जाता है। अगर वो येलोइश कलर देता है, हल्का येलोइश कलर, तो वो वहाँ पर मतलब स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर वो डार्क कलर देता है, तो डार्क ब्लू कलर, पर्पल कलर, तो ये क्या है, वहाँ पर आयोडीन प्रेजेंट है। तो ये किसका टेस्ट हुआ, स्टार्च टेस्ट, स्टार्च परीक्षण, ठीक है। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज, देखिए यूरिन का फॉर्मेशन आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरिन जो होता है वो हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट में है। अगर यूरिन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको पता है किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए यूरिन का सबसे पहले फॉर्मेशन कहाँ होता है, आपको पता है आपकी किडनियाँ करती हैं। आपकी किडनी में जो भी ब्लड आता है वो उसको फिल्ट्रेट करती हैं पहले, फिर उसके बाद क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे इस क्रिया को। फिर उसके बाद अगर फिल्ट्रेशन में कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ चली गई है जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट थी, तो उसको पुनः से अवशोषण किया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है और फिर उसका सिक्रीशन कर दिया जाता है। तो यही आपका वो है, ध्यान रखना है। जो किडनी जो है उसकी क्रियात्मक इकाई क्या है, आपका नेफ्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, A wire having resistance R cut into two parts, resistance of one part is, देखिए वायर है, एक वायर क्या है, ये है एक वायर, ये आप मान लेंगे इसका एरिया, ठीक है। अनुप्रस्थ काट उसका एरिया देखेंगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई कितनी है, L है। अब आप इस वायर को काटते हैं तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर अगर देखें प्रतिरोध देखना है तो L सिर्फ आपने काटा है। यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो आप देखते हैं प्रतिरोधकता, वो तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो कब चेंज होती है, जब वायर चेंज होगा। जैसे आपने तांबे का वायर लिया था अगर एल्युमिनियम, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि जो कट किया है वही उसी के दो पार्ट होंगे। फिर आप देखेंगे एरिया पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर क्या लेंथ में फर्क पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, R/2। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ दीज इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स स्टेशन। आपको इस तरीके से एग्जाम्पल दिया गया था, वहाँ पर रिएक्शन दी गई थी। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिनमें अपचयन और उपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता हो। देखिए आप एक का याद रखेंगे, दूसरे का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर निकलते हैं, और ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। ऐसी क्रिया वहाँ पर बच्चे का कहना है कि वहाँ पर जो है सिंपल सा इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा था क्रिया, जिससे आप पता लगा सकते थे कि किसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। जिसमें नहीं हो रहा था वो क्या होगा, आपका रिडॉक्स रिएक्शन। यही पूछा है आपसे कि कौन सी नहीं थी, जिसमें दोनों एक साथ हो रहे होंगे तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नंबर ऑफ शेल इन कार्बन। कार्बन में आपसे कोशों की संख्या पूछी गई थी। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो देखिए आप इसको कैसे देखेंगे, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे में 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 कितने बच्चे, 4। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कोश हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। पहले में 2 आ गए और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट। यहाँ पर देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया से अपक्षेप बनता है। तो देखिए अपक्षेप क्या होता है, अपक्षेप होता है एक आघूलनशील पदार्थ, मतलब कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद आपको अपक्षेप देखने मिलेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट जो क्रियाएं होती हैं उसमें आपको अपक्षेप देखने मिलता है, जो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, वो आघूलनशील पदार्थ है। फिर देखिए, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू। पादपों में गैसों का आदान प्रदान किस भाग से होता है। तो देखिए पादपों में आपको पता है लीव होती हैं, पत्तियां होती हैं। यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्टोमेटा रंध्र जैसी संरचनाएं दिख जाएंगी। तो जो पार्ट इन्वॉल्व होता है वो आपका पत्तियां हैं, यहाँ पर रंध्र उसमें भाग लेते हैं, ठीक है।
किसी को कोई भी डाउट हो और कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो रहा है जो अभी तक नहीं पहुँचा है, तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो क्वेश्चन को है फ्रेम किया जा रहा है। तो वो सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के एनालिसिस के बाद। इन मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, तो आपका यहाँ पर पता है क्या होगा, आपका 2f होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन जल प्रदूषण का सूचक है। तो देखिए आपको वहाँ पर जो एग्जाम्पल देखे गए थे उसमें था आपका एस्चेरिया कोलाई, जिसको आप ई कोलाई लिखते हैं, ये एक बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर देखिए मतलब जल में आपका पॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक पदार्थ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें वो है एस्चेरिया कोलाई जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। इससे क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पर जल में प्रदूषण है, इसीलिए ये बैक्टीरिया यहाँ पर ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसको वहाँ पर अच्छे से खाना पीना मिल रहा है, सारी फेवरेबल कंडीशन है, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर जाएगा। तो यही आपका एग्जाम्पल जो था वो आपका आंसर सही था। एस्चेरिया कोलाई के बारे में आपने ध्यान रखना है, ये क्या है, आपकी ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, बड़ी आंत में भी पाया जाता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे। मिलते हैं हमारे थर्ड शिफ्ट में, ये हम शाम को करेंगे लगभग 8 बजे के टाइम पर आपका एनालिसिस, जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, थैंक यू।